बाद विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले आज विधानसभा में स्पीकर द्वारा सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। इसमें सभी दलों के नेता मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए विधानसभा स्पीकर ने कहा कि सदन शुरू होने पर शाम 4 बजे अनुपूरक बजट को सदन में रखा जाएगा और उन्होंने ये भी कहा कि सर्वदलीय बैठक में दौरान उनकी सभी नेताओं से अच्छी बातचीत हुई और उन्होंने सभी से निवेदन किया कि सदन में अपनी बातों को अच्छे से रखें ताकि क्षेत्र की सभी समस्याएं विधानसभा के पटल पर रखी जा सके। वहीं दूसरी तरफ विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर जहां विपक्ष भी इस बार पूरी तैयारी के साथ सदन में उतरने की बात कह चुका है, वहीं विधायक भी अपने सवालों के साथ तैयार है। अब तक तकरीबन 550 से ज्यादा सवाल लगाए जा चुके हैं। उधर विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए कई मुद्दे हैं। विपक्ष के तेवर देखकर साफ तौर पर लगता है इस बार का सत्र हंगामेदार रहने के आसार है। सर्वदलीय बैठक का आयोजन विधायकों ने 524 प्रश्न लगाए हैं। फिलहाल सत्र कैसे रहेगा ये तो फिलहाल कल देखने वाली बात होगी, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है जिस तरीके से विपक्ष के तेवर है, तमाम मुद्दे उसके पास हैं, तो इस बार जो शीतकालीन सत्र है वो काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं। इन सब के बीच एक सर्वदलीय बैठक हुई है और उस बैठक में यह फैसला लिया गया है कि सत्र जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। तमाम बातें जो हैं, जन सरोकार से जुड़े जो मुद्दे हैं वो सदन के पटल पर रखे जाएं और हंगामे के बीच उन्हें सही तरीके से सुना जाए, तो शांतिपूर्ण तरीके से सत्र संपन्न हो, इसको लेकर महत्वपूर्ण बैठक की गई और इसी को लेकर चर्चा भी की गई। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है और सत्र हंगामेदार रहने के आसार भी हैं। और अस्करी जाफरी हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़े। अस्करी, सर्वदलीय बैठक हुई, क्या कुछ खास रहा बैठक में, जानना चाहेंगे अस्करी आपसे। और ये बिल्कुल आरिश, चूंकि कल से विधानसभा सत्र का आगाज होने जा रहा है, जो कि 5 दिसंबर तक जो है विधानसभा शीतकालीन सत्र चलना, इसके मद्देनजर सुबह 11:30 बजे विधानसभा में ही ये बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें नेता प्रतिपक्ष यशपाल आदि और बसपा दल के विधान दल के नेता है शहजाद अली, वो इसमें मौजूद रहे हैं, मौजूद थे और प्रिंसिपल अग्रवाल जो संसदीय कार्य मंत्री है वो भी इसमें मौजूद रहे हैं। तमाम ऐसे समसामयिक मुद्दों पर बातचीत हुई है, क्योंकि लगातार जिस तरह से सत्ता पक्ष के थोड़े नेता बात करें संसदीय कार्य मंत्री प्रिंसिपल अग्रवाल, वो लगातार आग्रह कर रहे हैं मुख्य पक्ष के नेताओं के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आदि से उन्होंने बातचीत की है और कहा है कि सदन को शांतिपूर्ण ढंग से चलाने में उनका सहयोग करे। जिस तरह से हमने विधानसभा मंत्री की बैठक के बाद सीधे बातचीत की थी यशपाल आदि से, तुरंत साफ तौर कहा है कि प्रदेश में तमाम मुद्दे हैं, चाहे अंकिता हत्याकांड में वीआईपी के नाम का खुलासा न होने को लेकर हो, अंकिता हत्याकांड में जिस तरह से सबूत मिटाए गए हैं, चाहे ये मामला हो या फिर और कई तरह के मुद्दे हैं, गैरसैंण सारी राजधानी आज तक घोषित नहीं पाई है। इस तरह के तमाम मुद्दों पर कल जो है सरकार को घेरने की तैयारी में है मुख्य कांग्रेस, लेकिन कल देखना होगा कि किस तरह से और तमाम जमीनी मुद्दों के साथ कांग्रेस सदन में अपनी बात को रखती है। लेकिन आज जिस तरह से विधानसभा मंत्री की बैठक हुई, इसके बाद कानूनी मंत्रणा समिति की बैठक हुई, तब दोनों बैठकों में साफ तौर से इस बात का जिक्र जरूर हुआ है कि कल सदन चले तो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चले और प्रदेश के तमाम ऐसे मुद्दे जो बहुत लंबे वक्त से जिनका कोई समाधान नहीं निकल पाया हो, ऐसे तमाम मुद्दों का जो है हल निकल जाना चाहिए। एक तरफ अस्करी सर्वदलीय बैठक में ये कोशिश की जा रही है कि जो सत्र है वो शांतिपूर्वक चले और तमाम जो जमीनी मुद्दे हैं उनको पटल पर रखा जाए, लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्ष के तेवर साफ तौर पे दिख रहे हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इस बार का सत्र बहुत ज्यादा हंगामेदार रहने वाला है। बिल्कुल आरिश, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि कल जिस तरह से कांग्रेस ने अपना एजेंडा सेट किया है, क्योंकि कल की अगर हम बात करें तो प्रदेश में कई तरह के ज्वलंत मुद्दे, चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड हो या फिर मामला जो है मामला हो, ये तमाम जो मुद्दे हैं बहुत ज्यादा इस वक्त प्रदेश में गरमाए हुए हैं, क्योंकि कई गिरफ्तारी
भी 50 से ज्यादा गिरफ्तारियां जो हैं यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले में हुई हैं। इस तरह के तमाम मुद्दों को लेकर के कांग्रेस सत्ता पक्ष यानी भाजपा को घेरने की तैयारी में है और तमाम इस तरह की और मुद्दे हैं, चाहे जो इंटीरियर इलाके हैं उत्तराखंड के, वहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं का बेहतर ना होना हो, इस तरह की तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस जो है सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में है। और कल चूंकि पहला दिन है, पहला दिन जाहिर है अमूमन बहुत जोर शोर वाला रहता है और बहुत शोर वाला रहता है। पहले दिन बहुत ज्यादा हंगामा होने के चांसेस हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से इस तरह की खबरें आ रही हैं, चाहे मामला यूपी ट्रिपल एससी वाला हो या गिरफ्तारी वाला मामला हो या गैरसैंण जिस तरह से हमेशा से राजनीति का मुद्दा रहा है प्रदेश में, उस पर कोई आज तक हल नहीं निकल पाया है। उस पर भी कांग्रेस जो है भाजपा को घेरने की तैयारी। अस्करी, तमाम मुद्दे यूके ट्रिपल एससी, अंकिता हत्याकांड, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष के पास है। क्या लगता है अस्करी, कल की अगर बात की जाए वो सबसे कौन से बड़ा मुद्दा होगा? विपक्ष के नेताओं से भी आपकी बात हुई जिसको लेकर वो सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे और उसी पर पूरी तरह से फोकस होगा? देखिए, कल जिस तरह से एजेंडा सेट किया है और हमारी दो बड़े नेताओं से बातचीत हुई है, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नेताओं से और हाल में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्मी जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और कई बड़े पदों पर आसीन रहे हैं, कांग्रेस से कैबिनेट मंत्री भी रहे। उनसे हमने सीधे बातचीत की है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि हम प्रदेश में तमाम ऐसे मुद्दे हैं, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का सही ना होना हो, कानून व्यवस्था को लेकर बातचीत होगी, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल किए जाएंगे। साथ ही जिस तरह से अंकिता भंडारी जो प्रकरण है, पूरे देश में, पूरे प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में इसकी चर्चाएं होंगी, चाहे ये मामला हो या फिर मामला हो स्थायी राजधानी गैरसैंण को जिस तरह से बनाने की मांग की जा रही, लेकिन उस पर आज तक कोई हल नहीं निकल पाया है। गैरसैंण को लेकर जो है कांग्रेस लगातार की कोशिश कर रही है और कल भी सदन में इस पर जिक्र होगा। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी मामले में, पेपर लीक मामले में और क्या एक्शन सरकार ने लिया है अभी तक, इन तमाम मुद्दों पर मुख्य पक्षी दल कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी में है, क्योंकि एक के बाद एक गिरफ्तारियां तो हुई है, उसके बाद कुछ को जो है जमानत भी मिल गई है। तो इस तरह की तमाम बातें जो है कल सदन के पटल पर आने वाली है। बहुत महत्वपूर्ण कल का दिन रहने वाला है और कल से लेकर 5 से 6 दिनों तक का ये सदन चलने वाला है, 5 सितंबर को आखिरी तक। अस्करी, हमारे साथ बने रही कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। भुवन कापड़ी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका HNN न्यूज़ पर। कल सत्र का आगाज होने वाला है, खासकर और ये भी देखने को मिल रहा है कि बहुत हंगामेदार होने वाला है जिस तरह से विपक्ष के तेवर नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे सबसे पहले कल सत्र को लेकर आप? देखिए, कल सत्र में कांग्रेस जो है जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेगी। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि अंकिता हत्याकांड जिसमें सरकार सबूतों को मिटाने में लग गई, उसमें क्या सरकार ने अभी तक किया है। उसके अलावा यूके ट्रिपल एससी में जो लगातार जो दोषी पकड़े गए थे, 25 से ज्यादा लोगों की जमानतें हो गई हैं। गुंडा एक्ट, गैंगस्टर जिन पे लगे उनकी भी जमानतें हो गई हैं। तो कैसी पैरवी एसटीएफ से सरकार ने करवाई की जो लगातार गुनहगार छूटते जा रहे हैं। इसके अलावा कानून व्यवस्था जो प्रदेश की लचर है, खुलेआम हत्या, लूट, डकैती हो रही है और सरकार आग बंद कर बैठी हुई है, कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। इसके अलावा स्वास्थ्य, महंगाई जो है, इन सब मामलों पर, शिक्षा, सब मामलों पर जो है जोर शोर से सदन पे मुद्दे उठाए जाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा रहने वाला है भुवन कापड़ी जी? देखिए, आज की तो बात ही है कि प्रदेश के यह हालात हैं कि हर मुद्दा ही बहुत बड़ा है। आज प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है, कानून व्यवस्था लचर है, स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। जहां अस्पतालों में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, वो अस्पताल सफेद हाथी बनकर रह गए हैं। कहीं मशीनें हैं तो टेक्नीशियन नहीं है, कहीं टेक्नीशियन है तो मशीनें नहीं है, कहीं बिल्डिंग नहीं है तो डॉक्टर हैं, कहीं डॉक्टर हैं तो बिल्डिंग नहीं है। तो एक अजीब सी स्थिति हमारे प्रदेश में बनी हुई है। युवा लगातार सड़कों पर है, बेरोजगार लगातार सड़कों पर है, जिनके रोजगार लगे हुए हैं उनका रोजगार सुरक्षित नहीं है। चारों ओर से आउटसोर्सिंग एजेंसियों को उत्तराखंड में हर मंत्री, भुवन कापड़ी जी, बीजेपी कहती है कि कांग्रेस की ये सारी देन है, कांग्रेस ने इतना दे दिया है, स्टेट को बिगाड़ दिया, जिसको सुधारने में बहुत वक्त लगेगा। देखिए, ये स्टेट भारतीय जनता पार्टी ने बिगाड़ा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पिछले 17 सालों में 2002 से 2017 तक जितना राज्य ने कर्जा लिया, उतना कर्जा सिर्फ पिछले 5 सालों में अकेले भारतीय जनता पार्टी ने लिया है।
भारतीय जनता पार्टी अपने विज्ञापन करने के अलावा कुछ नहीं कर रही है। आज आप प्रदेश में घूम रहे होंगे तो सरकार के विज्ञापन और झूठी उपलब्धियां, झूठी तारीफ के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। जनता के धन का दुरुपयोग किया जा रहा है और आज उत्तराखंड को हर महीने में अंतिम छोर पर लाकर खड़ा कर दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भुवन कापड़ी जी हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। अस्करी, हमारे साथ कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी जुड़े हुए थे, जो तमाम मुद्दों का जिक्र कर रहे थे, जो आप थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, जो विपक्ष के नेताओं से आपकी बात। सरकार का, सत्ता पक्ष का क्या प्लान है विपक्ष का सामना करने के लिए? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से पिछले कार्यक्रम के नेता है कांग्रेस दल के या फिर बसपा दल के, जो भी नेता से बातचीत की गई। कल का जो बरसत चलने वाला है, क्योंकि पहला दिन है और पहले दिन जो है कभी कोई भी बातचीत नहीं होनी चाहिए। पूरे शांतिपूर्ण तरीके से जो है पूरी बात को रखा जाना चाहिए। और क्योंकि जिस तरह से प्रेसिडेंट अग्रवाल ने अपनी बातचीत में भी कहा है कि जाहिर है जो मुख्यमंत्री दल की भूमिका में कांग्रेस है, इसका फर्ज बनता है तमाम ऐसे मुद्दों को पटल पर लाने का, ताकि उसका हल निकल सके और समाधान निकल सके। इस तरह की तमाम बातचीत हुई। अगर हम बात करें इस तरह का रोड मैप सरकार ने तैयार किया है, तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें जैसे अंकिता हत्याकांड है या फिर हम बात करें यूपीडब्ल्यूएसपी पेपर लीक मामला है, इन कुछ मामलों में कहीं ना कहीं सरकार थोड़ी गिरती नजर आ रही है। लेकिन इसमें कहा जा सकता है, जिस तरह से यूपीडब्ल्यूएसपी पेपर लीक मामले में तमाम जो आरोपी हैं उनको लगातार वो सलाखों के पीछे भेजा गया है, तो कहीं ना कहीं भाजपा सदन में अपना डिफेंसिव मोड में भी नजर आ सकती है कि हमने तमाम जो आरोपी हैं उनको जेल भेजा है, लगातार गिरफ्तारियां। मैं अस्करी आपको रोकना चाहूंगा। बीजेपी विधायक खजान दास इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। खजान दास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका HNN न्यूज पर। कल जिसे कह सकते हैं सत्र का आगाज होने जा रहा है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि बहुत हंगामेदार रहने वाला है। विपक्ष का रुख बिल्कुल साफ है कि भाई इस बार सत्र हंगामेदार रहेगा, क्या कहेंगे आप? तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी विधायक से हमारा संपर्क टूट गया। फिलहाल उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। उत्तराखंड में इन दिनों सत्ताधारी और विपक्षी दल एक नए संगठन की मौजूदगी से कुछ असहज से हैं। पूर्व विधायकों के इस नए गठजोड़ ने राज्य में तीसरी ताकत के खड़े होने की आशंका खड़ी कर दी है। वह बात अलग है कि राज्य के इतिहास में अब तक राष्ट्रीय दलों से इतर क्षेत्रीय ताकतों ने कई बार तीसरा मोर्चा तैयार करने के प्रयास तो किए, लेकिन वह सभी प्रयास फेल साबित हुए। इन सब के बावजूद अब राज्य में पूर्व विधायकों ने अपना एक संगठन तैयार किया है। इसकी पहली बैठक भी हो चुकी है और बड़ी बात यह है कि इस बैठक में 35 पूर्व विधायकों ने प्रतिभाग किया है। ये विधायक कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों से ताल्लुक रखते हैं। वैसे तो पूर्व विधायक संगठन की तरफ से इसे प्रदेश की तमाम समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का मंच बता रहे हैं, लेकिन इसके कई राजनीतिक निहितार्थ मायने भी निकाले जा रहे हैं। उत्तराखंड की राजनीति में शायद ये पहली बार हुआ है जब इतनी बड़ी संख्या में पूर्व विधायकों ने अपना एक संगठन तैयार किया है। शायद यही कारण है कि इस संगठन को भविष्य में राजनीतिक रूप से तीसरे मोर्चे की संभावनाओं के रूप में भी देखा जा रहा है। थर्ड फ्रंट को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है और इसे साफ तौर पर उत्तराखंड में एक प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर भी देखा जा रहा है। थर्ड फ्रंट आगे जाके क्या कोई साफ तौर पे मजबूती बना पाएगा, ये तो फिलहाल भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन पूर्व विधायक जिस तरह से एकजुट हुए हैं, एक मत हुए हैं और लामबंद हुए हैं, कहीं ना कहीं इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। जो लोग गए थे राज्यपाल जी से मिलने के लिए, वो उत्तराखंड की राजनीति का हिस्सा जरूर रहे हैं, मगर वो किस तरह का संगठन बना रहे हैं अभी इस पर स्थिति साफ नहीं है। इससे ना तो कांग्रेस पार्टी को फर्क पड़ेगा और ना डूबती हुई भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में वैसे ही इतने गुट है, इसी कारण से वहां के नेता जो है वो वैसे ही परेशान है। अब जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, तो कांग्रेस जो है अपने संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है, लोगों के साथ जुड़कर काम कर रही है और जनता के जो मुद्दे हैं अगर उनको लेकर कुछ ऐसे लोग हैं जो भाजपा के, कांग्रेस पार्टी के भी नेताओं के साथ मिलकर एक सामाजिक संगठन बनाना चाहते हैं, तो ये लोकतंत्र है, आजाद देश है, उसमें इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और मनोज रावत, कांग्रेस के पूर्व विधायक, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मनोज रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका HNN पर। 35 पूर्व विधायकों का एक मत होना, एक साथ होना, लामबंद होना, किस तरह से देखते हैं आप? सबसे पहले
देखिए, इसको एकमत होना और लामबंद होना शब्द देना थोड़ा सा अतिशयोक्ति होगी। हमें भी फोन आया था, हम नहीं आ पाए उस बैठक में। तो हमें ये कहा गया था कि पूर्व विधायक भी राज्य के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं, अपने अनुभव का लाभ वो चाहते हैं कि राज्य ले उसको करना चाहते हैं, और उनके कुछ और अपने भी इश्यूज से, व्यक्तिगत इश्यूज। तो ये कहना कि वो लामबंद हुए हैं या कुछ एक अलग से राजनीतिक संगठन बन रहा है, देखिए ये एक आम प्रणाली है कि हम अपनी राजनीतिक विचारधाराओं के अलग अलग होने के बावजूद भी कुछ कॉमन इश्यूज पे एक मंच पर इकट्ठा होते हैं, है ना। तो उसको लामबंद होना कहना अभी मुझे लगता है कि जल्दबाजी। सियासी गलियारों में ये कयास मनोज जी लगाए जा रहे हैं, थर्ड फ्रंट की एक सुगबुगाहट साफ तौर पे दिख रही। शायद ये उत्तराखंड की राजनीति में पहली बार हुआ जब इतनी बड़ी संख्या में, एक दो नहीं इतनी बड़ी तादाद में पूर्व विधायक एक साथ जिसे कह सकते हैं नजर आए। नहीं मानता हूँ, क्योंकि अगर पूर्व विधायकों की बात करें तो जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, दोनों के अध्यक्ष इसमें पूर्व विधायक हैं। तो राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के अलग अलग होते हुए भी कुछ राज्य के हित के कार्यों के लिए या पूर्व विधायकों के अपने हितों के कार्य के लिए अगर कोई एक जगह पे इकट्ठा होता है तो उससे हमारा एकजुट होना या एक खेमे में जाना, शब्दों से प्रयोग करना, इन शब्दों का प्रयोग करना, मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी हुई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। और हमारे साथ पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल जी इस वक्त जुड़ गए हैं। देशराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थर्ड फ्रंट की बात की जा रही है, जिस संख्या में पूर्व विधायक एक साथ नजर आए हैं। सबसे पहले पहली प्रतिक्रिया, पहला कमेंट आपका क्या है? नहीं, थर्ड फ्रंट की तो कोई बात है नहीं। जो पूर्व विधायक हैं, क्योंकि हम पूर्व विधायकों को सरकार की तरफ से, विधानसभा की तरफ से पेंशन मिलती है और हमसे काम कुछ लिया नहीं जाता। क्षेत्र की जनता का काम हम करते हैं। तो हमने विधानसभा अध्यक्ष जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये सभी पूर्व विधायकों का जो संगठन बना है, ये सरकार के सहयोग के लिए बना है। सरकार का और जनता की समस्याओं को हम सरकार के सामने रखें और उनका समाधान कराएं, क्योंकि क्षेत्रीय विधायक और पूर्व विधायक, क्योंकि पूर्व विधायक एक तरह से अनुभवी होते हैं, जो कुछ नए विधायक चुनकर आ जाते हैं वो इतने अनुभवी नहीं होते, लेकिन पूर्व विधायक क्योंकि वो कम से कम 5 साल, जैसे मैं 5 साल विधायक रहा तो मुझे 5 साल का अनुभव है। मेरी सीट से जो माननीय विधायक जी चुनकर गए हैं, उन्हें अभी नया, अब उनका नया कार्यकाल है, पहली बार विधायक बने हैं, तो उनका अनुभव कम है। तो हम अपने अनुभव के आधार पर जनता की समस्याओं के निदान के लिए सरकार का क्या सहयोग करें, उसके लिए ये संगठन तैयार हुआ है। लेकिन देशराज जी, सियासी गलियारों में ये बात है कि भाई ये जो 35 पूर्व विधायकों का एक संगठन बना है, कहीं ना कहीं ये उत्तराखंड में प्रेशर पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई है कांग्रेस और बीजेपी के लिए। देखिए, इसमें सभी, मैं भाजपा में उपाध्यक्ष हूँ, तो मैं किसी दूसरे संगठन की बात ही नहीं कर सकता। सरकार से किसी की भी हो, ठीक है ना। आज हमारी सरकार है, भगवान ऐसा करेगा नहीं, हमारी सरकार लगातार उत्तराखंड में रहेगी, लेकिन अगर बदलती है तो उस सरकार का भी हम सहयोग करेंगे सब मिलकर। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया देशराज जी हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। और सीधे इसी खबर पे अस्करी की तरफ भी रुक गए। अस्करी, सियासी गलियारों में थर्ड फ्रंट की सुगबुगाहट जो तेज है, 35 पूर्व विधायकों का एक साथ होना, लामबंद होना, एक साथ नजर आना, कहीं ना कहीं साफ तौर पे थर्ड फ्रंट की तरफ इशारा कर रहा है। किस तरह से देखा जाए अस्करी इस पूरे घटनाक्रम को, क्योंकि ये उत्तराखंड की राजनीति में शायद पहली बार देखने को मिला है। देखिए आदिश, उत्तराखंड की राजनीति में करीब 22 सालों के बाद इतनी बड़ी जो है बदलाव की सुगबुगाहट नजर आ रही है, और ये इशारा पूरी तरह से तीसरे मोर्चे की तरफ इशारा कर रहा है। हालांकि हमने बातचीत करने की कोशिश की है जो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और जो संसदीय कार्य मंत्री से बातचीत हमने करने की कोशिश की है,
उन्होंने साफ तौर से कहा है कि इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर जमीनी मुद्दों को सरकार के संज्ञान में लाया जाता है इस संगठन के जरिए, तो ये बिल्कुल भी इसमें कोई गलती या कोई पीछे फंड वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि जिस तरह से तमाम बातें सामने आ रही हैं, ये बिल्कुल पूरी तरह से अराजनैतिक जो है संगठन होगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं इस तरह से आरिश एक प्रेशर ग्रुप की तरह से ये काम करेगा, क्योंकि जाहिर है अगर सत्तासीन पार्टी भाजपा किसी भी काम को अंजाम नहीं दे रही है, बार बार कहने के बावजूद भी, चाहे से सत्तासीन पार्टी के विधायक उस बात को रख रहे हो, उनकी अपनी कुछ मांगे हो, या फिर मुख्यमंत्री जो कांग्रेस से जुड़े विधायक हो, उनकी मांगे नहीं मानी जा रही है, उनका कोई निस्तारण नहीं निकल पा रहा हो, ऐसे में ये संगठन जो है बहुत ज्यादा काम आने वाला है और बहुत ज्यादा मुफीद भी साबित होने वाला है। क्योंकि जाहिर है प्रदेश की तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो सिर्फ इस वजह से रुक जाती हैं, भाजपा और कांग्रेस की जो आपसी लड़ाई है उसकी वजह से विकास कहीं ना कहीं रुक जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो फ्रंट बन रहा है और जो एक क्लब के रूप में तमाम जो पूर्व विधायक आ रहे हैं, 35 से 40 विधायक इसमें शामिल होने की संभावनाएं जताई जा रही है। इसमें जो पूर्व विधायक है वही इसमें इसके जो है मेंबर्स होंगे। हालांकि इसमें अभी तमाम जो बातें सामने आ रही हैं, इसमें करुण नाराज को भी शामिल किया जा रहा है, जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, और जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के महेंद्र भट्ट, उनको भी इसमें शामिल किया जा रहा है। इस तरह की तमाम बातें सामने आ रही हैं। इसमें खास बात यह है आरिश की एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करेगा। अगर सरकार कोई बात नहीं सुन रही है विधायकों की या उनके क्षेत्र की समस्याओं को नहीं सुन रही है, तो प्रेशर ग्रुप ये बात जाएगी सरकार। साफ तौर पे बड़ी बात अस्करी आपने की, प्रेशर पॉलिटिक्स की कहीं ना कहीं इसमें बात देखने को मिल रही। बहुत बहुत शुक्रिया अस्करी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।